हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आर के शंकर प्यारा प्यारा से गुड मॉर्निंग। बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग शायद जग गए होंगे। आप जगने का पर्पस कहने का मेरा मतलब ये हो गया कि आप लोग पढ़ाई के लिए अब अपने आप को रेडी कर लिए होंगे। करना तो पड़ेगा बाबू, नहीं करोगे तो फिर दूसरा कोई विकल्प हमारे पास है नहीं। कहता भी है कि सफलता उसी को मिलती है, सफलता उसी को मिलती है जो कभी भी मेहनत करने से कतराते नहीं। अगर आपको अच्छे इंसान बननी है, एक ताकतवर इंसान बननी है, एक ऑनेस्ट इंसान बननी है। ताकतवर कहने का मतलब ये हुआ, ऐसा नहीं कोई किसी को पटक दिया तो वो ताकतवर है ना। जो कि अपने ब्रेन से किसी को पटक देता हो, जो अपने कलम से किसी को पटक देता हो, वो ताकतवर है। तो अपने आप को बोल्डनेस दिखाने के लिए एजुकेशन के फील्ड में आपको गोल्डनेस को दिखाना पड़ेगा, है ना। और वो हम लोग सब कुछ आप लोगों के लिए करेंगे, सब कुछ करेंगे हम लोग। इन द सेंस ऑफ आपको रास्ता दिखाएंगे, कैसे कैसे क्या करना है, आपको कैसे रटना है ये भी सिखाएंगे, आपको सबसे बेटर कैसे बनना है ये भी सिखाएंगे। लेकिन हमारे पास ऐसे कोई दवा नहीं है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जिसकी कि मैं सॉल्यूशन बनाकर आपके पेट में डाल दूं। चलना तो आपको पड़ेगा। नहीं, हम लोग कदम से कदम कैसे बढ़कर चलेंगे वो आपको ज़रूर सिखाएंगे, लेकिन चलना तो आपको पड़ेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, अब 10th आपने कर ली, रिजल्ट भी निकल गया है। कुछ बच्चे के रिजल्ट निकलना जिस बच्चे की रिजल्ट निकलना बाकी है वो भी आराम ना करें। आराम सबसे हराम होती है। इसकी रिजल्ट बहुत ही पैनिक हुआ करते हैं। जिस प्रकार से अभी कोरोना सब कुछ चुभ रहा है ना, वैसे ही उस इंसान को आराम चुभता है जिसने कि मेहनत करने की आदत अपने आप से छोड़ दिया। अगर परिस्थिति आपके हाथ से निकल गया तो फिर वो टाइम कभी आपके हाथ में लौटेगा नहीं। बस सिर्फ और सिर्फ एक ही आपके पास इशारा छोड़कर जाएगा। वो क्या होगा बच्चों? पछतावा, अफसोस। काश मैं वहाँ पर ये क्या होता, काश मैं उस समय को पकड़ा होता, है ना। तो बच्चों, आप लोग मेरी बातों को जरूर फॉलो करेंगे। हाँ, तो फिर हम लोग अपनी मंजिल की ओर बढ़े। मंजिल मीन्स आपके साथी बनकर मैं चलूँ, मैं आपका मोटिवेटर होकर चलूँ, मैं आपको मोटिवेट करूँ, है ना। मोटिवेट कैसे करेंगे? हमारे पास एक चौक है, मिस कलम है, और हमारे पास बोर्ड है, और तीसरी आवाज़। ये मेरी ताकत है। इसी ताकत से मैं आपको आपकी अपनी मंजिल तक पहुँचाने तब तक प्रयास करेंगे जब तक इस दिल में सांस रहेगी, जब तक इस शरीर में सांस रहेगी। लेकिन सिर्फ आपको ऑनेस्टली के साथ काम करना है ना। क्योंकि मैं ये मानता हूँ पढ़ने वाले लगभग में सारे बच्चे गरीब हुआ करते हैं। गरीब कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत ही कम बच्चे को गॉड गिफ्ट के द्वारा आते हैं। वो शुरू से ही जीनियस हुआ करते हैं, है ना। मेरा गरीब कहने का मतलब ये हुआ। लेकिन चलना हमको उसी के रेस में है जो कि पहले से जीनियस था। नहीं तो उस जीनियस को नहीं पकड़ोगे तो हमेशा वो आपको पटकने का काम करेगा। क्योंकि अभी जो आप बलवान हो रहे हो, बोल्ड हो रहे हो, वो पहले से बोल्ड होकर बैठा है। और कंपटीशन तो तभी होता है, शायद मेरे क्लास का भी नाम है कॉम्पिटिटिव केमिस्ट्री। कंपटीशन तो तभी होता है मेरे प्यारे बच्चों जब एक दूसरे के पीछे दौड़ने की कोशिश करोगे। एक साथ दौड़ो, दौड़ने पर कोई आगे पीछे तो जरूर हो जाएगा, है ना। लेकिन रेस तो तब कंप्लीट कही जाएगी जो कि आपसे पहले ही दौड़ में आगे हैं, और फिर भी हम पीछे थे तो दौड़कर उसको पीछे कर दें। दैट इज द रीजन ऑफ सक्सेस, दैट इज द माइलस्टोन ऑफ सक्सेस, है ना। वही आपको भी करना है, आपको भी वही करना है। लेकिन करने के लिए आपको अभी से मेहनत करने की आदत डालनी पड़ेगी। और वो
वो मिसाल लेकर, वो लाइट लेकर, वो प्रकाश लेकर, एक रास्ते की जुगनू बनकर कौन आएंगे? वी टीचर्स, वी फ्रेंड्स, वी मोटिवेटर्स, है ना बाबू। तो आप लोग कभी की मेहनत से मत कतराओ, उसके बाद सफलता आपके हाथों में है और आपकी सफलता ही मेरी सबसे बड़ी खुशी होती है। कहता है ना, जो तप करने वाले होते हैं वो कभी भी खाना का भूखा नहीं होता, बस उसी एक ही लालसा होती है, काश मुझे गॉड की दर्शन हो जाती है क्या। अगर गॉड का दर्शन हो जाए तो शायद उसे कभी भूख नहीं लगता, यही तो है उसकी। और हम लोग जो भूखे होते हैं, हम लोगों की भूख तब सबसे ज़्यादा मिटती है जब हमारे साथ चलने वाले, हमारे उम्मीदों पर जीने वाले, हमारे सपनों में जीने वाले बच्चे जब हमारे अनुसार अच्छे अच्छे रिजल्ट दे देते हैं, है ना, उसे जब सफलता मिलती है, जब वे अच्छे मुकाम पर होते हैं और उस मुकाम पर पहुंचकर ये कहा करते हैं कि मैंने उस सर से स्टडी किया हुआ था, तो वो वक्त सुनकर हम लोगों की जो सीना होता ना, शायद हिमालय पर्वत से आके निकल जाती है। ये सीना उतनी ऊंची होती है, गर्व उस इतना गर्व महसूस करता कि शायद हिमालय की ऊंचाई भी कम पड़ जाती है ना। चलो बोल दिया, बोलना मेरी फर्ज थी, बोलना मजबूरी था, कुछ करना भी पड़ेगा, करेंगे। करना ये था बच्चों, हम लोग जो पहला क्लास हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो हम लोगों ने वहाँ पर देखा था व्हाट इज द एडवांटेज, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, व्हाट इज द नीड ऑफ केमिस्ट्री दैट वी हैव टू स्टडी। हम लोग क्या केमिस्ट्री की आवश्यकता है जो कि हम लोग उसका स्टडी करेंगे, है ना। और क्यों, और मैंने वहाँ पर कहा था क्यों नहीं स्टडी करेंगे भाई, हमारे अगल में है, हमारे अगल में है, बगल में है, आगे में है, पीछे में, सभी जगह तो केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री क्यों ना स्टडी करूँ। क्या इंपॉर्टेंस था, मैंने सब कुछ बताया था। उसके बिना हम लोग एक क्षण नहीं जी सकते, है ना। खाने के लिए, पीने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए। अरे उठने बैठने का मतलब ये, बैठते हो जिस लकड़ी पर बैठते हो ना वो सेलुलोज है। जिस लकड़ी पर, जिस चेयर पर बैठते हो, जिस खाट पर बैठते हो, क्या सेलुलोज है। सेलुलोज इज अ केमिकल कंपाउंड। सेलुलोज जो लकड़ी से बनाते हो, लकड़ी की जो हमारी प्लांट है, प्लांट का सेल वाले किसके बने होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं। सेलुलोज इज कार्बोहाइड्रेट, है ना, पॉलीसेकेराइड होते हैं। खैर कोई बात नहीं है, हम लोग जो डिस्कस किए थे, और आज हमारे डिस्कस की अगली कार्रवाई होगी व्हाट इज द मैटर। क्योंकि मैंने बताया था बच्चों कि मैटर का ही हम लोग इस सेक्शन में पूरे केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ मैटर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इन सब का जब हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे तो हमारी पहले फर्ज बनती है व्हाट इज द मैटर, है ना। हम लोग केमिस्ट्री क्या डिफाइन किए थे। तो बच्चों आज से हमारे पास शुरू हो गई है, क्या शुरू हो गई है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की मंजिल को चढ़ने के लिए, केमिस्ट्री की मंजिल को चढ़ने के लिए, ऊंचे शिखर पर चढ़ने के लिए आज से हम लोग उसका बेसिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारे पास लेक्चर नंबर 2 होंगे फॉर द क्लास ऑफ 11। ओके रेडी, ओके थैंक यू। चलिए चलते हैं बच्चों। तो हमारे पास पहला जो है, सॉरी देखते हैं मैटर, जिसे पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ बोलते सबको लिखना है बाबू, हिंदी में भी लिखनी है, इंग्लिश में भी लिखनी है। जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में लिखेंगे, जो हिंदी वाले हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज को फॉलो करने की कोशिश करोगे। अभी बहुत मंजिलें दूर है, 12 आते आते आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अगर बहुत ही मजबूत हो जाती है, बहुत समझ में आ जाती है, तो 12 में जाकर अपना स्टैंडर्ड चेंज कर लेना, हिंदी से इंग्लिश मीडियम में ढल जाना, है ना। व्हाट इज द मैटर कहता है कि मैटर को होने के लिए, किसी चीज़ को पदार्थ होने के लिए, किसी भी चीज़ को मैटर होने के लिए 2 चीज़ों का होना आवश्यक है। 2 ही चीज़ों का, तीसरी चीज़ की मुझे आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मैं कहता हूँ, बचपन में पढ़े होंगे, बचपन में साइंस में जो आप पढ़े होंगे, कहे होंगे कि पेन पदार्थ है, कलम पदार्थ है, ये चौक पदार्थ है। क्यों कहते हैं, इसे किसी तराजू पर रख दो, इसे किसी तराजू पर रख दो, जरूर है कि इसका कुछ न कुछ भार बताएगा वो। अरे यार भार है, इसका मतलब इसका द्रव्यमान है, तब तो उसमें भार है ना, है ना। केमिस्ट्री में हम लोग मास
द्रव्यमान और भार दोनों को समान मात्रा में ट्रीट करते। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में हम लोग इलेक्ट्रॉन का भार नापेंगे, प्रोटॉन का भार नापेंगे, न्यूट्रॉन का भार नापेंगे, जिसकी भार बहुत ही कम है। इसलिए हम लोग केमिस्ट्री में भार और द्रव्यमान दोनों को लगभग समान ट्रीट करेंगे, समान मानेंगे ना। हालांकि फिजिक्स सेक्शन में अलग अलग हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि जैसे मैंने इस चौक को कहा ये पदार्थ है, तो पदार्थ क्यों है भाई? तो मैंने इसे तराजू पर रख दिया, किसी बैलेंस करने वाले जिस ताकि इसका माप कर ले। तराजू पर रखेंगे तो देखें यार इसका कुछ ना कुछ तो वजन आया है ना। एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि इस चौक में पदार्थ में भार थी, इसलिए मैंने उसको मैटर का। एक चीज़ क्लियर हुआ, इसका मतलब ये हुआ उसके पास मास होनी चाहिए। दूसरा, कहीं पर रख रहे हैं, इसका जब यहाँ पर रखे कुछ ना कुछ जगह छेक रही है। अरे मेरे भाई, अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कोई जगह कब छेकेगा? तब ही छेकेंगे जब उसके पास वॉल्यूम होगा। इसके पास वॉल्यूम है तब तो जगह छेक रही ना। कहीं पर आप एक डॉट अगर डालते हो, डॉट भी कुछ ना कुछ जगह छेक रही है, दैट मीन्स उसके पास वॉल्यूम है। तो इस चौक के पास दोनों था, एक तो मास था और ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रही थी, जगह छेक रही थी, मतलब वॉल्यूम था, इसलिए इसको हम लोग मैटर बोलेंगे। ओके बाबू। दूसरा है ऑक्यूपाइज स्पेस, जगह को छेकना, दैट मीन्स इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। उसके पास वॉल्यूम है ना। कोई जगह कब छेकेगा भाई? जब तक उसके पास आयतन नहीं होगा। तो अगर किसी भी पदार्थ, कोई भी ऐसी वस्तु विशेष हो जिसके पास ये दोनों चीज़ें हैं, मास है, द्रव्यमान है, और वो ऑक्यूपाई स्पेस कर रही है, जगह छेक रही है, मतलब आयतन उसके पास है, तो ऑब्वियसली वो क्या है? हमारे पास है, मैटर है ना। तो फिर डिफाइन कर दो एवरीथिंग हैविंग मास एंड वॉल्यूम। क्या होना चाहिए बाबू? हैविंग मास एंड वॉल्यूम इट्स कंसिडर्ड मैटर। उन सब चीज़ों को हम लोग पदार्थ बोलेंगे जिसके पास क्या है? मास है और उसके पास आयतन है। ओके बच्चों, कोई प्रॉब्लम? तो फिर राइट डाउन कर लो। चलो राइट करते हैं। एवरीथिंग, प्रत्येक चीजें हैविंग क्या रखेगा बाबू? मास एंड जगह छेकेगी ना, ऑक्यूपाइज स्पेस, ऑक्यूपाइज स्पेस मतलब जगह छेकना, दैट इज वॉल्यूम। क्या कहलाएगा बाबू? इज कॉल्ड मैटर, इट्स कॉल्ड मैटर। ओके, हिंदी वाले बच्चों देखो बाबू, वे सभी चीजें जिसके पास द्रव्यमान होती है, तथा स्थान छेकती है, ब्रैकेट में लिख लोगे बाबू। जब स्थान छेकेगा तो क्या होगा? उसके पास आयतन है ना। तथा स्थान छेकती है, कॉमा देना, कॉमा दे के पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू? पदार्थ कहलाती है। ओके, जैसे एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करना, लिखोगे नहीं अभी। जैसे कि बचपन में पढ़ते हो, पेन मैटर है, बुक मैटर है, वाटर मैटर है ना, वाटर मैटर है, एयर मैटर है, हवा एक मैटर है, हम इसे प्रूव कर सकते हैं। हवा करना क्या है? उसे खाली ट्यूब ले लो, साइकिल का ट्यूब ले लो, बैलून ले लो, जो भी ले लो। वो जो खाली ट्यूब है, जब उसमें आपने हवा नहीं भरा था, मान लिया खाली ट्यूब पड़ा हुआ आपके पास, इसमें हवा नहीं है, तब इस समय इसका जो वजन होगा, कुछ तो वजन होगा। मान लिया जाए इसका वजन है 400 ग्राम। अब क्या करें?
इस खाली ट्यूब में पंप के सहायता से हवा देना शुरू कर दें, हवा भरना शुरू कर दें। भरते रहो पंप से, भरते हो ना। जब हवा डालोगे तो जो खाली ट्यूब था अब वो फूल कर तरंगा हो जाएगा, इस प्रकार से फूल जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा इस खाली ट्यूब में अब जब पंप से हवा डालोगे तो हवा जाना बंद हो जाएगी। हवा जाना बंद हो गया। क्या साबित कर दिया? साबित ये किया, समझोगे। एक रूम में आपके पास छोटा सा रूम है, इस रूम में आप लोग 4 लड़के आराम से रह सकते हैं, 4 लड़के आराम से रह सकते हैं। अगर 5वां लड़का को घुसा दूँ तो रह पाओगे क्या? तो शायद आपका आंसर ये आएंगे, सर नहीं रह पाए। अरे भाई क्यों नहीं रह पाएंगे? क्योंकि हम लोग इसमें स्थान छेकते हैं तब तो। अगर हम लोग जो 4 थे, अगर चारों में अगर कोई वहाँ पर स्थान नहीं छेकते तो 5वां क्या, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां घुसाते चलो ना, आराम से एडजस्ट कर जाता। लेकिन हम लोग वहाँ पे स्थान छेकते थे, इसलिए चौथी के बाद 5वीं वहाँ पर नहीं एडजस्ट कर पाएगा। उसी प्रकार से इस ट्यूब में कुछ देर हवा जा रही थी, हवा जा रही थी, कुछ देर के बाद हवा जाना बंद कर दिया। इससे ये प्रूफ हुआ कि हवा भी स्थान छेक रही थी, तब तो इसमें जाना बंद हो गया ना। चलो एक बात तो हो गया कि हवा भी स्थान छेकता, ऑक्यूपाई स्पेस करता है। अब आपने हवा भर दिया, हवा भरने के बाद अब क्या करो, इस ट्यूब का वजन करना अच्छे स्टैंडर्ड तराजू से, तो आपको जरूर मिलेगा जो पहला वजन 400 ग्राम था, हो सकता है वो 401 ग्राम हो जाए, हो सकता है 402 ग्राम हो जाए। मतलब ये हुआ इन द सेंस कि उसका कुछ न कुछ मास बढ़ गया। तो कैसे बढ़ गया? जब तक हवा में भार नहीं थी, क्यों बढ़ गया भाई? इसका मतलब ये हुआ कि हवा भी एक पदार्थ है, क्योंकि हवा भी जगह छेकती है और वो क्या, उसमें कुछ न कुछ भार होती है। अब क्लियर तो ये है कि जो नहीं दिखता था वो भी पदार्थ था और जो दिखता है वो भी पदार्थ है। इसका मतलब यही हुआ ना, सभी चीज़ें पदार्थ हैं जिसके पास मास है और क्या है बाबू, आयतन है। ठीक है, केयर करना। हवा, एयर, O2 जब ये पदार्थ है तो क्या सोडियम हमारे पास पदार्थ नहीं होगा क्या? हाँ ऑब्वियसली होगा। क्या कैल्शियम हमारे पास मैटर नहीं होगा क्या? क्या मैग्नीशियम मैटर नहीं होगा क्या? क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड मैटर नहीं होगा क्या? क्या कैल्शियम कार्बोनेट मैटर नहीं होगा क्या? ये सब चीज़ों का तो बचपन में ही स्टडी कर लियो। टेबल, कुर्सी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली सब पदार्थ हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो स्टडी करेंगे सब्सटेंस का, मैटर का, वो कौन सा मैटर होना चाहिए हमारे पास? केमिकल सब्सटेंस का ही हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम लोग इस एग्जाम्पल को नहीं देखेंगे, तो केमिकल सब्सटेंस हम लोग इसी केमिकल सब्सटेंस, यही केमिकल पदार्थ का हम लोग स्टडी करेंगे। कहाँ पे? केमिस्ट्री में। तो हम लोग कुछ मैटर का एग्जाम्पल लिख लूँ। एग्जाम्पल, वाटर है, केमिकल सब्सटेंस है, ओके बाबू, एयर है, हवा, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे भी ले लो। चलो सबसे बेटर मैं कह दूँ गैस, चाहे ऑक्सीजन गैस हो, नाइट्रोजन गैस, कुछ भी हो। सोडियम है, पोटासियम है, कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, एक्सेट्रा दे दूँ। कितना लोगे? इतने सारे सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस, कि उतना हम लोग तो पॉपुलेशन का काउंटिंग भी नहीं कर पाएंगे। ओके बाबू, तो इन्हीं सब सब्सटेंस को हम लोग पढ़ना है यहाँ पे। तो ये जो मैटर है, मैटर का अपना कुछ क्लासिफिकेशन हुआ करते हैं। कोई सॉलिड स्टेट में मिलता है, कोई लिक्विड स्टेट में मिलता है, कोई गैसियस स्टेट में मिलता है, कोई सॉल्यूशन के फेज मिलता है, कोई एलिमेंट के फेज मिलेगा, कोई एटम के फेज मिलेगा, कोई एटम के फेज मिलेगा, कोई कंपाउंड के रूप में मिलेगा, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। दैट मीन्स ए वैरायटी ऑफ मैटर मिलेंगे आपके पास। क्या मिलेंगे? ए वैरायटी ऑफ मैटर। मैटर के कई वैरायटी मिल जाएंगे और सबको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में केमिस्ट्री में उसी के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके बाबू, तो हेडिंग डाल दो, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं हम लोग, बहुत कुछ सिखाऊंगा, लॉग, एंटी लॉग सब हम लोग यहीं पर सीख लेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन
ऑफ मैटर। मैटर को हम लोग सब्सटेंस भी जनरली बोल देते हैं, है ना बाबू। मैटर को हम लोग सब्सटेंस भी जनरली बोल देते हैं। आप लिखोगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इसका हिंदी लिखोगे पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण। तो हम लोग जनरली पदार्थ को दो ही प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसा क्लासिफिकेशन करेंगे? वो या तो भौतिक अवस्था में है, फिजिकल स्टेट में है, या तो केमिकल स्टेट में है, रासायनिक फेज में है। तो जनरली हम लोग पदार्थ को, मैटर को दो प्रकार से क्लासिफाई करेंगे। व्हाट इज योर स्टेट, है ना, व्हाट इज योर स्टेट, अदर फिजिकल, सॉलिड, लिक्विड, गैस और अदर फेज, है ना। तो आपको जो क्लासिफिकेशन करना है यहाँ पे पदार्थ का वर्गीकरण, तो जनरली हम लोग जो वर्गीकरण करेंगे बाबू, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था, सब पर डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे बाबू, चिंता नहीं करोगे। और दूसरा जो हमारे पास है वो केमिकल स्टेट है, रासायनिक अवस्था। केमिकल स्टेट बोलो या नेचर बोलो, फिजिकल नेचर बोलो, ये फिजिकल नेचर ही बोल सकते हो, केमिकल नेचर ही बोल सकते हो, रासायनिक अवस्था, रासायनिक अवस्था, है ना। तो ये जो फिजिकल स्टेट है किसी मैटर के, हालांकि आप लोग 3 शुरू से जानते होंगे, ओके बाबू, हालांकि हम लोग 3 ही पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग जानना है कि वो 5 फिजिकल स्टेट होते हैं मैटर के। मैटर के जनरली 5 फिजिकल स्टेट होते हैं, लेकिन हम लोग 3 स्टेट को डिटेल्स में पढ़ेंगे। चौथी 5वां को हम लोग इग्नोर कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, थोड़ा सा स्लाइटली उसके बारे में आइडिया लेकर, क्योंकि उसके बारे में हम लोग के पास अभी अधिक से अधिक जानकारी नहीं है। तो वो स्टेट कौन है बाबू? जो आपके पास फिजिकल स्टेट में है, सॉलिड स्टेट, सॉलिड, ठोस, लिख लोगे बाबू, सॉलिड, ठोस, लिक्विड, द्रव। मैं थोड़ा सा यहाँ पे गलत नहीं है, थोड़ा सा पॉइंट देते रहो, थोड़ा सा कुछ मिल जाएगा हमारे पास बेसिक। फर्स्ट सॉलिड, ठोस, सेकेंड लिक्विड, द्रव, थर्ड आप लोग बच्चों लिखते चलेंगे बाबू, हिंदी में बोल रहा हूँ, गैस, गैस का गैस ही होती है। फोर्थ प्लाज्मा स्टेट, देखो एक नया सा प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा अवस्था। और 5वीं जो है बॉस ऑस्टिन कंडेंसेट स्टेट, बॉस ऑस्टिन कंडेंसेट स्टेट, बॉस ऑस्टिन कंडेंसेट स्टेट। ओके, सबको देखेंगे हम लोग, घबराना नहीं। तो जनरली हम लोग इस 3 पर ही डिस्कस करेंगे। चौथी स्टेट प्लाज्मा स्टेट जो है, और ये 5वीं स्टेट BEC जो है, इसको हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देकर, लेक्चर देकर छोड़ देंगे, क्योंकि जाननी तो चाहिए। अब नहीं जानोगे तो कब जानोगे, बुढ़ापा में थोड़ी गया। हम लोग अभी से जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस दोनों के बारे में अभी डिटेल्स स्टडी नहीं है, फिर भी हम लोग इस पर हल्की सी लेक्चर देंगे और डिटेल्स हम लोग इसके कहाँ स्टडी अपने साथ जरूर करेंगे। तो थोड़ी सी मैं ये क्लियर कर दो बाबू, जो सॉलिड स्टेट है आपके 12 में जाके एक चैप्टर पढ़नी है, जो गैसियस स्टेट है वो आपको 11th में पढ़नी है, और लिक्विड जो है हमें दोनों के साथ कोऑर्डिनेट करके पढ़ना पड़ेगा, इसमें भी यूज है, इसमें भी यूज है। ओके, तो सॉलिड 12 में पढ़नी है, गैस हमको 11th में पढ़नी है, और इस सबको हम लोग यहीं पर हल्की से क्या करेंगे, यूँ इंट्रोडक्शन देकर छोड़ देंगे, देखेंगे। अभी मैं सिर्फ क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ। जो केमिकल फेज है मैटर के, केमिकल में 2 अवस्था में एग्जिस्ट कर सकता है। रासायनिक अवस्था 2 प्रकार के हो सकते हैं। ओके बाबू, वो या तो शुद्ध अवस्था में है या तो अशुद्ध अवस्था में है। शुद्ध अवस्था में है
या तो अशुद्ध अवस्था में, अशुद्ध अवस्था तो तभी ना बनेगा जब कुछ उसमें नहीं मिला है तो शुद्ध अवस्था में, और जब कुछ मिल गया तो वो क्या अशुद्ध अवस्था हो गया, और उसी अशुद्ध अवस्था को इम्प्योर स्टेट को नाम देंगे हम लोग मिक्सचर। ओके बाबू, तो बोलो प्योर स्टेट, प्योर स्टेट शुद्ध अवस्था, बच्चों आप लोग लिख लेंगे बाबू प्योर स्टेट ब्रैकेट में शुद्ध अवस्था, इधर लिखूं इम्प्योर, इम्प्योर स्टेट अशुद्ध अवस्था, लिखेंगे बाबू इम्प्योर स्टेट अशुद्ध अवस्था, या इसी को नाम दिया जाता है मिक्सचर। दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला दो ना, मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बनेगा, जिसको आप मिश्रण के नाम से जानते हो। ये जो प्योर स्टेट में होते हैं पदार्थ, प्योर स्टेट में वो या तो एटम हो सकता है, या तो एलिमेंट हो सकता है, या तो कंपाउंड हो सकता है ना बाबू। सब पर मैं डिस्कस करूंगा, यही तो बेसिक है। ये या तो एटम है, इसको परमाणु बोलते हो, वो या तो एलिमेंट हो सकते हैं शुद्ध अवस्था में, सब पर मैं डिस्कस करूंगा, इसको तत्व बोलते हो बाबू, या तो फिर वो कंपाउंड हो सकता है, कंपाउंड, कंपाउंड जिसको आप यौगिक बोलते हो। ओके, और दुनिया में आपके पास दो ही प्रकार के यौगिक हो सकते हैं, कार्बनिक यौगिक एवं अकार्बनिक यौगिक। कंपाउंड मीन्स दुनिया में दो ही प्रकार के कंपाउंड आपके पास मिलेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फर्दर मैं इसमें लिख दूं, मैं थोड़ा इसे मिटा दूं बाबू, यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ। कंपाउंड फर्दर आपके पास दो प्रकार के मिलेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैं शॉर्ट में लिखा हूं कंपाउंड को, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और कार्बनिक यौगिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब अब अकार्बनिक यौगिक। कंपाउंड में जो दूसरा होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड को मैं शॉर्ट में लिखा हूं कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और कार्बनिक यौगिक, और ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक। दुनिया में दो ही प्रकार के कंपाउंड मिलेंगे। कंपाउंड प्योर स्टेट में होते हैं, शुद्ध अवस्था में होते हैं, जिसमें कि दो प्रकार के मिलेंगे, कार्बनिक यौगिक एवं अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब ये मिक्सचर की बात आ गई इम्प्योर स्टेट में, अब इम्प्योर स्टेट में जो मिक्सचर जो है, जिसको हम मिश्रण बोलते हैं, मिश्रण अशुद्ध अवस्था में होते हैं जो, ये भी दो प्रकार के मिल सकते हैं। वो समांगी मिश्रण हो सकती है, मीन्स होमोजेनियस हो सकती है, या विसमांगी हो सकती है, मीन्स हेट्रोजेनियस हो सकती है। तो ये जो मिक्सचर भी बाबू आपके पास दो प्रकार के मिल सकते हैं, एक होमोजेनियस, होमोजेनियस मिक्सचर, जिसको आप समांगी मिश्रण बोलते हो, समांगी मिश्रण बोलते हैं। और दूसरा जो मिक्सचर हो सकता है वो आपके पास हेट्रोजेनियस, मिक्सचर। देखना बाबू, मैं मिक्सचर को शॉर्ट में लिखा हूं विसमांगी मिश्रण हो सकते हैं, है ना। इसी होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग 12 में जाकर पढ़ेंगे। एक सॉल्यूशन है, एक विलियन है। वो जो विलियन है वो समांगी मिश्रण होते हैं बाबू,
और इस समांगी मिश्रण के बारे में डिटेल्स में कहाँ पढ़नी है 12 में, जिसको हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे, जहाँ से 5 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, 7 मार्क्स का इस प्रकार से क्वेश्चन करती रहती है। बहुत ही वाइटल टॉपिक है। हम लोग सिर्फ यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे सबका। हेट्रोजीनियस मिक्सचर इसको कहीं नहीं पढ़नी है, हम लोगों को कहीं नहीं पढ़नी, सिर्फ इंट्रोडक्शन डाल के छोड़ देंगे। ना 11th में पढ़ना है, 12 में पढ़ना, ना BSc में पढ़ना, ना MSc में पढ़ना, नहीं पढ़ना है, सिर्फ जानना है। क्योंकि खानदान के लोग हैं भाई, जो मिश्रण है, मिश्रण के खानदान के लोग हैं, उसका नाम परिचय तो जानना पड़ेगा ना, है ना। तो उनमें से ये बेनाम वाले हैं और ज़्यादा नाम किसका करना है हम लोगों को, इसका करना है ना बच्चों। तो अब बच्चों क्या करेंगे, फटाफट इस क्लासिफिकेशन को नोट कर लें या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिए होंगे बच्चों, है ना। तो आज बाबू हम लोग सिर्फ क्या देखें बेसिक में कि मैटर जो था वो मैटर क्या था, और वो मैटर हमारे किस किस स्टेट में मिल सकते हैं। 2 स्टेट था, एक फिजिकल स्टेट था, केमिकल स्टेट था। अगर फिजिकल स्टेट था तो उसमें कौन कौन हो सकते हैं, भौतिक अवस्था में सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा स्टेट, बोस स्टेट, कंडेंसर स्टेट। और अगर वो केमिकल स्टेट में है, रासायनिक अवस्था में, तो कौन कौन हो सकते हैं, वो या तो प्योर स्टेट में हो सकते हैं या इम्प्योर स्टेट में हो सकते हैं। और अगर वो प्योर स्टेट में है तो कौन कौन है भाई, एटम है, एलिमेंट है, कंपाउंड है। कंपाउंड आपके पास 2 प्रकार के मिलेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपके पास इम्प्योर स्टेट में मिक्सचर कौन कौन हो सकता है, 2 ही प्रकार के हो सकते हैं, या तो होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है, समांगी मिश्रण है या विसमांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण को डिटेल्स में हमारे पास 12 में पढ़नी है। एक लगभग 8 नंबर का, कभी 5 नंबर, कभी 6 नंबर, कभी 8 नंबर का टॉपिक पूछता है, और इस जनाब को तो हम लोग पढ़ना ही नहीं है। तो बच्चों इस क्लासिफिकेशन को आप थोड़ा सा ब्रेन में सेट कर लेना। हम लोग सबको एक एक करके देखेंगे, पहले इसके बारे में हल्का सा देख लेंगे, तब इसके बारे में तो हम लोग खैर डिटेल्स पढ़ेंगे। अगर ये नहीं जानेंगे तो हमको ज़्यादा असर नहीं डालेंगे, लेकिन ये नहीं जानेंगे तो फिर हम लोगों को थोड़ा सा केमिस्ट्री प्रभावित कर देगा, तो हम लोग इसको जानना ही पड़ेगा। ओके, तो बच्चों बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों का सहयोग मिलता है, जब आप लोग इसका स्टडी करते हो, जब इसका फ़ायदा उठाते हो। तो फिर मैं आपको इस सब का डिस्कशन करने के लिए, इस सब का, इन सारे टॉप पार्ट्स का डिस्कशन करने के लिए आपके पास मैं फिर से हाजिर होता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एक बड़ी ही मज़ेदार सेक्शन को लेकर, बड़ी ही उमंग भरे टॉपिक को लेकर आऊँगा मैं आपके पास। तब तक के लिए RK सैन की तरफ से सभी प्यारे प्यारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।